अरे भाई सबको गर्मी लगता है। आइए, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा तो ठंडा लगेगा। गर्मी में यदि आपको गर्मी नहीं लग रहा है तो समझिए कि मलेरिया हुआ है। आइए, संवेग निकाल लीजिए सब कोई। संवेग है हेडिंग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहते हैं। वही संवेग बराबर भी गुने एम, माने एम भी कह सकते हैं ना। संवेग कैसा राशि है? ऐसा ही मात्रा क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? वही कहता है पी संवेग है, एम द्रव्यमान है, अभी वेग है, पी बराबर एम, यही ना संवेग है। फॉर्मूला याद रखिए वो वाला। आगे देखिए क्या रहा है, न्यूटन गति का दूसरा नियम। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि न्यूटन गति के कौन सा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। डायरेक्ट उठाइए, ए बराबर ए में कहीं होगा। न्यूटन गति के दूसरा नियम से एफ बराबर एम है। एफ क्या है? बल है। एम क्या है? अब ए क्या है? अर्थात न्यूटन गति के दूसरा नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का परिमाप कहिए चाहे व्यंजक कहिए, बल का व्यंजक या परिमाप न्यूटन गति का दूसरा नियम से प्राप्त होता है। लेकिन बल का परिभाषा की बात करें तो पर बल का व्यंजक या परिमाप दूसरा से, जबकि बल का परिभाषा पहला से। ए बराबर एम ए किससे प्राप्त होता? दूसरा से। अच्छा, ए बराबर एम ए को आप लिख सकते हैं, ए बराबर अगर एम ए है तो इसको लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या लिखेंगे? ना हो जाएगा, ना हो जाएगा जी। तो ध्यान रखिए इस सब का यूज होता है छोटा छोटा कहीं। आगे आ जाइए, कोई यूज नहीं है इसका। प्रथम नियम दूसरा नियम का ही अंग है। न्यूटन गति का पहला नियम दूसरा का ही, कारण कि पहला में बल का परिभाषा है, एक में एफ है। आवाज नहीं जा रहा है? आवाज धुंधला जा रहा है? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे सुनिए ना, आदत लग जाएगा। न्यूटन का पहला नियम जो है दूसरा नियम का ही अंग है। क्लियर है? आगे न्यूटन गति का तीसरा नियम आ जाइए। न्यूटन गति का तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत में दिशा में प्रतिक्रिया होता है, इसीलिए कहते क्रिया प्रतिक्रिया। न्यूटन गति का कौन नियम? तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर होता है लेकिन विपरीत में होता है। जिस समय बैठल थे उस समय अभी पढ़ रहे हैं, दोनों में से गर्मी कब ज्यादा लग रहा था, पहले कि अभी? अभी ठीक लगने लगा ना? इसीलिए काम करते रहिएगा तो गर्मी ना लगेगा। तो क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया, माने क्रिया के बराबर विपरीत बल लगता है, माने उसी को न्यूटन गति का क्रिया हुआ, उसके बराबर होता है विपरीत में प्रतिक्रिया। जितना बल क्रिया में लगा उतना ही बल प्रतिक्रिया में हुआ, बराबर होता है लेकिन विपरीत होता है। न्यूटन गति का तीसरा नियम, इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी न्यूटन गति का तीसरा नियम को कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बंदूक से गोली चलाने पर जौन वेग से आगे गोली भागा वही वेग से पीछे बंदूक धक्का मारता, तो आगे क्रिया हुआ विपरीत प्रतिक्रिया हुआ, बराबर होता। कई सर जी तो गोली तो बहुत दूर जाता है, बंदूकवा का नहीं दूर जाता है? क्योंकि बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा है, और नहीं तो बंदूकवा कंधा पर साध लेते हैं, यानी अपना शरीरवा का द्रव्यमान बंदूकिया में इंक्लूड कर देते हैं। तो बताइए आगे वाला जिस वेग से गया पीछे धक्का मारा तो ज्यादा द्रव्यमान वाला हिलेगा, आगे वाला भाग गया, पीछे वाला। कोई एक छोटा लोहा है और एक बड़ा लोहा है, तो आगे धक्का देंगे तो छोटका तो फेंका जाएगा, बड़का हिलवो करेगा नहीं ना। वही आगे क्रिया होता है पीछे प्रतिक्रिया होता है, बंदूक चलता है तो आगे जिस वेग से गोली निकला ना उसी वेग से पीछे धक्का लगता है। यही कारण है कि गोली चलाते समय बंदूक कंधा से साध लेते हैं, मजबूती से पकड़ बनाते हैं, क्योंकि आगे जिस वेग से गया उस वेग से पीछे धक्का लगेगा। अगर ऐसे हाथ करके चलाएंगे तो बाह कवर जाएगा, ऐसा में। चलिए, गोली चलाने पर चलाने वाले के पीछे धक्का लगता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। बांस उधर धक्का देंगे तो नाव पीछे जाएगा,
तो नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हटना, ये भी है। नौवा से आप आगे कूदते तो नौवा पीछे जाता है, तो क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। या तो बांस से देखिएगा, नाव को जब खदेड़ता है लोग, नाव चलाता है तो बांस उधर धक्का देगा तो नाव उधर जाएगा, विपरीत होता है ना। चलिए आगे आ जाइए। और रॉकेट को उड़ाने में, रॉकेट जिस वेग से धुआं निकलता है पीछे ना, उस वेग से रॉकेट आगे जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन गति का कौन नियम। ऐसे कोई पूछेगा रॉकेट का सिद्धांत क्या है, तो कहिएगा कि रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। और रेखीय संवेग संरक्षण नहीं रहे ऑप्शन में, अगर रहे न्यूटन गति का तीसरा प्लस न्यूटन गति का दूसरा, दोनों का योगफल, तो यही आंसर करेंगे। दूसरा तीसरा का योगफल बराबर होता है रेखीय संवेग संरक्षण। अगर अकेले अकेले पहला नियम दूसरा नियम तीसरा नियम, तो फिर तो तीसरा करना पड़ेगा। लेकिन अगर कूट करके दिया पहला प्लस दूसरा, दूसरा प्लस तीसरा, तो दूसरा प्लस तीसरा बराबर न्यूटन गति का तीसरा प्लस दूसरा नियम बराबर रेखीय संवेग संरक्षण। तो रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है, और दूसरा तीसरा का योगफल बराबर रेखीय संवेग संरक्षण होता है। अगर जोड़ के कहे तो दूसरा प्लस तीसरा, नहीं तो फिर रेखीय संवेग संरक्षण, यही ना। अगर नहीं अलग अलग है पहला दूसरा तीसरा, तो फिर तीसरा करेंगे। आगे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, डायरेक्ट आ जाइए। रेखीय संवेग संरक्षण में होगा दूसरा का तीसरा का योगफल। रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन का तीसरा नियम और न्यूटन का दूसरा नियम, दोनों का योगफल, यानी दूसरा प्लस तीसरा के सभी उदाहरण को इसके द्वारा समझाया जा सकता है। सीधा सीधा कहिए ना, रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन गति के तीसरा गति नियम का दूसरा रूप है, और तीसरा नियम के सभी उदाहरण को इसके द्वारा समझाया जा सकता है। हाँ, इस समझना आपको क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर कहे तो न्यूटन गति का दूसरा प्लस न्यूटन गति का तीसरा बराबर रेखीय संवेग संरक्षण। नहीं तो अगर एगो है तो न्यूटन गति का तीसरा। यहां कह रहा कि रेखीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है, न्यूटन का तीसरा गति के नियम का दूसरा रूप, तीसरा गति नियम का दूसरा रूप। अगर एक होकर के न्यूटन गति का पहला दूसरा तीसरा करे तो तीसरा है, और तीसरा नियम के सभी उदाहरण है। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर खाली तीसरा भी कहीं कह देगा, है ना, कहीं दूसरा प्लस तीसरा, लेकिन मेन आपको आंसर लेना दूसरा प्लस तीसरा, दोनों का योगफल बराबर रेखीय संवेग संरक्षण। आगे आ जाइए। टक्कर उकर जरूरी नहीं है, आवेग आ जाइए। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए काम करता है, तो बल तथा समय के अंतराल का गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। यानी आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। जैसे क्रिकेट का खिलाड़ी बल्ला से प्रहार करता बॉल पर, कम समय के लिए कि ज्यादा समय के लिए। देखिए एकदम पूरा ऐसे करेगा, फटाक से मार देगा। ऐसे देखें कि ऐसे ला रहा है, ऐसे लग रहा है, रिव्यू की तरह कभी करता है। जो डीआरएस लेता है वैसा कभी देखें, उतना समय तक फटाक से तो मार देगा था, पता नहीं चला कब बल्ला उठाया कब मारा, फटाक से तो मार देगा। इसका मतलब यह हो गया कि जब कोई बड़ा बल, बैट से बड़ा बल लगा रहे हैं, पूरा मार रहे हैं गेंदा पर, किसी वस्तु पर कम समय के लिए काम करता है, एकदम थोड़ा समय के लिए काम करता है, तो वो बल तथा जितना बल लगाया है और जितना समय अंतराल लिया है, दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। यानी आवेग बराबर बल गुने समय अंतराल। यानी कह सकते हैं कि बल गुने समय अंतराल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। आवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। आवेग का सही मात्रक क्या होता है, हाँ, अदिश का दिशा वही रहता है जो बल का दिशा होगा, इधर से बल लगाएंगे वही ना, वही दिशा इसका आवेग का भी रहता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल का विरोध करता है। घर्षण बल जो उपयोग करते हैं बल उसका विरोध करता है। घर्षण बल मैंने रगड़ा रगड़ा के, जो ऊपर से बल लगा रहे हैं आप, आगे जल रहे हैं, तो ये घर्षण हो रहा है, तो घर्षण इसकर पीछे लगाएगा कि आगे लगाएगा, विपरीत ना। वही घर्षण बल हमेशा जो प्रयुक्त बल के विपरीत होता है। ये धक्का दे रहा है आगे, लेकिन ये लगा रहा है पीछे, तो घर्षण बल हमेशा उपयुक्त वाला बल के विपरीत होता है। क्लियर है। चलिए आगे आ जाइए। अभिकेंद्रीय बल, एग्जाम्पल होगा, देखिए कि लोटा में पानी भर लिया, इसे घुमा रहा है,
तो वृत्ताकार मार्ग है, तो एक केंद्र की ओर एक बल लग रहा है ऐसे भीतर, यही जो बल है ना अभी केंद्रीय बल है। नहीं समझ में आ रहा? जैसे बाल्टी में पानी भर ली, बाल्टी को ऐसे घुमा रहा है, पानी नहीं गिर रहा है, तो इसका वृत्ताकार मार्ग के एगो भीतर केंद्र की ओर एक बल लगता है। इसे केंद्र की ओर बल नहीं लगता तो लोटा फेंका जाता, बाल्टी फेंका जाता, पानी पलट जाता। भीतर एगो बल लग रहा है केंद्र की तरफ, जो भीतर केंद्र की तरफ बल लग रहा है वही अभिकेंद्रीय बल है। जैसे साइकिल चला रहे हैं, टर्निंग आया तो टर्निंग पर झुक गए अंदर की ओर, तो भीतर की ओर जो झुक रहे हैं, जो बल लग रहा है वही अभिकेंद्रीय बल है। जो टर्निंगों पर झुकते हैं ना, एगो बल अपना मने विपरीत लगता है, एगो भीतर लगता है, एगो बाहर लगता है। भीतर जो बल लगता है झुकल है वो अभिकेंद्रीय बल, एक जो विपरीत लगता है वो अपकेंद्रीय बल। नहीं है आगे समझ में? साइकिल का चाका ऐसे चल रहा है, चला रहे हैं पूरा स्टैंड पर खड़ा करके, वृत्ताकार मार्ग है, केंद्र की ओर एगो भीतर बल लग रहा है वही अभिकेंद्रीय बल है। लेकिन चकवा पर पानी डाल दिए तो पनिया ऊपर फेंका जा रहा है, वो भीतर नहीं आ रहा, वो मेटगार्ड में टकरा रहा है, बाहर फेंका रहा है, यानी विपरीत में जो लग रहा है वो अपकेंद्रीय है। तो भीतर की ओर अभिकेंद्रीय है और विपरीत जो बाहर है वो अपकेंद्रीय है। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर काम करता है, इस बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, यही ना? इस बल के अभाव में कोई वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता, यही ना? क्लियर है? नहीं समझ में आया? आ गया। अभिकेंद्रीय बल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर एम स्क्वायर बटा आर। चलिए आगे आ जाइए, अपकेंद्रीय बल। बता चुके हैं आपको अपकेंद्रीय बल, बताया ना जी? आगे आ जाइए। अपकेंद्रीय बल को छद्म बल या जड़त्वीय बल भी कहते हैं। हाँ, छद्म बल भी इसी को कहा जाता है। इसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत दिशा में होता है। साइकिल जब टर्निंग पर झुकाते हैं तो केंद्र की ओर जो बल लग रहा है वो अभिकेंद्रीय है, होकर विपरीत में जो लग रहा है अपकेंद्रीय है। जैसे कपड़ा सुखाने का मशीन, वॉशिंग मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। दूध से मक्खन निकालने वाला में जैसे ऐसे इसमें रस्सी बांधल रहता है, ऐसे इधर इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे दहिया किधर जाएगा? उधर। इधर खींचेंगे तो उधर जाएगा। कभी ऐसा होता खींच रहा है ऐसे इधर आए, होता ऐसा? आप खींचेंगे इधर और मल्हान घूमेगा उधर, इधर करे तो उधर। देखें जसोदा जी को, तो इधर खींचेंगे आप रस्सी तो उधर जाएगा, यानी कि अगर इधर खींचते ऐसे तो अभिकेंद्रीय होता, लेकिन खींच रहे इधर और जा रहा विपरीत, तो अपकेंद्रीय बल का उदाहरण। वॉशिंग मशीन है, एक बेलन होता, बेलन में कपड़ा इसे लपटा जाएगा, ये रोलर ऐसे घूम रहा है, बेलन ऐसे घूम रहा है, कपड़वा एने पलटा रहा है, यहाँ सूखते जा रहा है। यानी अगर इसको ऐसे घुमा रहे हैं तो ऐसे ही कपड़वा घूमता तो अभिकेंद्रीय होता, लेकिन जब ऐसे घुमा रहे हैं कपड़वा इधर पलट रहा है। कौन वाला है? साइकिल के स्टैंड पर खड़ा कर दिए, पेंडल से घुमा रहे हैं, तो जो गोले गोले जो चक्का घूम रहा है वृत्ताकार मार्ग, ये कौन वाला है? अभिकेंद्रीय। लेकिन ओकरा पर पानी में घुमा रहे इसे तो पनिया बहरी फेंका रहा ना घूम रहा, वो कौन पनिया फेंका रहा, वो कौन बल? अपकेंद्रीय। समझ में आ गया बात? चलिए आगे आ जाइए। आगे आ जाइए। वृत्तीय पथ पर गतिमान वस्तु पर काम करने वाले अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया होती है। जो वृत्ताकार मार्ग पर जो चलता है केंद्र की ओर बल लगता है उसी को अभिकेंद्रीय बल का। जैसे मौत का कुआं, मौत का कुआं देखें, गोले गोले दीवार पर चलता है मोटरसाइकिल, कुएं के दीवार को मोटरसाइकिल पर अंदर की ओर क्रिया बल लगाती है, दीवारवा अंदर की ओर बल लगाता है, तो अंदर की ओर जो बल लगाता है वो कौन बल है? अभिकेंद्रीय है। जबकि इसी प्रतिक्रिया बल के मोटरसाइकिल जो है दीवार पर बल लगाता है, बाहर की ओर काम करता है, और जो बाहर काम करता है वो कौन बल है? कभी कभी बाहर की ओर काम करने वाले प्रतिक्रिया बल को भ्रमवश लोग कह देते कि अभिकेंद्रीय बल है, लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि वो भी बल अभिकेंद्रीय होता। कहिए कि सर जो बाहर लग रहा है तो अपकेंद्रीय है, तो बाहर अगर लग जाता, प्रभावी हो जाता, तो मौत का कुआं चल पाता है? इसका मतलब अभिकेंद्रीय बल वहां काम करता, अपकेंद्रीय काम
नहीं करता। दीवार की तरफ लगाता मोटरसाइकिल, अगर लग जाता तो आदमी फेंका ना जाता, चलता मोटरसाइकिल। केंद्र की ओर लग रहा है, इसीलिए अभी केंद्रीय बल। मौत का कुआं कोई भी पूछे तो कहिएगा अभी केंद्रीय बल। ठीक है, आगे आ जाइए, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण देखिए, बल द्वारा बल लगा करके एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे सर चापाकल देखे होइएगा, हैंडल में बल लगा के इसके अक्ष के परितः घुमाते हैं, ऊपर नीचे ना घूमता है, तो वही चापाकल जो मशीन है वो कौन है? बल आघूर्ण है। चापाकल जो मशीन है वही क्या है? बल आघूर्ण का उदाहरण है। आगे आ जाइए, बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला पूछ सकता है। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल गुने आघूर्ण भुजा, माने सीधा से कहने बल गुने बल भुजा, बल गुने बल भुजा। ऐसे क्या है सर, ये जो चापाकल चला रहे थे, एक जो डंटी लगा हुआ था इधर ना, डंटी टूट गया। अब चलाएंगे, पानी निकलेगा? कितना हूँ आप मजबूत आदमी निकाल दीजिएगा। अब वे डंटिया में एगो बांस के फट्टा बांध के लंबा कर दिए, अब पानी निकलेगा? निकलेगा ना। तो ये जो बल लगा रहे हैं, ये जो लंबाई बढ़ा रहे हैं, बल भुजा बढ़ा रहे हैं, तो बल और बल भुजा दोनों बढ़ेगा तो बल आघूर्ण भी क्या होगा? अगर ये बल बाहु, बल भुजा या बल बाहु का ये घट जाएगा, छोटा है, बल कितना हूँ लगा रहे हैं लेकिन बल बाहु घटा दिए हैं, तो क्या बल आघूर्ण बढ़ेगा? घटेगा। यानी बल जितना लगा रहा है वो और जितना लंबा हैंडल है वो दोनों के गुणनफल बराबर बल आघूर्ण होता है। देखो ये घरे वाला चापाकल के तुलना में जो मुखिया जी सरकारी कल धसाते हैं ना, बड़का हैंडल वाला, उन चलाना आसान होता है। छोटा बच्चा भी जाकर ढंढनाते रहेगा, पानी निकल रहा है, सब दिन भर में जो है पूरा शर्ट वर्ट सब भिंजा लेगा, सब घूमते रहेगा वो, कारण उससे पानी निकल जाएगा। घरे पर जा क्या करेगा, तो एक बार नीचे लटकेगा, जाके आगे लोटा छानेगा, तो पता चलेगा आके लटका तो पनिया बहरी गिर गया, फिर जाकर नजदीक करेगा, फिर लटकेगा, उसे चल नहीं पा रहा, बेचारा ना खुश रहेगा, नहीं कल चलाएगा, छोड़ देगा। अभी मुखिया जी वाला कलो मिल जाएगा तो दिन भर चलाते रह जाएगा ना। हाँ, तो वही बात यहाँ है। तो बल आघूर्ण बराबर होता बल गुने बल भुजा या बल गुने बल बाहु, और बल बाहु की लंबाई बढ़ाएंगे तो बल आघूर्ण बढ़ेगा, और बल बाहु की लंबाई घटाएंगे तो बल आघूर्ण घटेगा। तो लंबा डंटी हो जाने के कारण बल आघूर्ण बढ़ जाता है, पानी निकल जाता है आसानी से, और छोटा हो जाने के कारण बल आघूर्ण घट जाता है, मशीन काम नहीं करता, नहीं चलता। कैसा राशि है बल आघूर्ण? इसका भी मात्रा क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। आगे आ जाइए, सरल मशीन। सरल मशीन क्या है से, तो एक्चुअल में थ्री इडियट मूवी में पूछता है, जो प्रोफेसर है, कौन प्रोफेसर का क्या नाम रहता है, कहता व्हाट इज मशीन, वायरस वगैरह नाम है, वायरस नाम है, दूसरा कुछ है। जो पूछता है कि मशीन क्या है, तो आमिर खान एग्जाम्पल देता है कि एक्चुअली हम लोग मशीन से घिरे हुए हैं, जैसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एग्जाम्पल देता है ना, चेन मशीन है। यानी जो काम को आसान बनाता है वही तो मशीन है। आपसे 10 kg नहीं उठ रहा है, लगा दी हाइड्रोलिक, पूरा टेलर पलट दिए, मशीन है। जो काम करने में आसान, बड़े से बड़े भार को आसानी से उठा सकता है, बड़े से बड़े भार को झेल सकता है, उसी को मशीन है। आपका एगो ट्रक का टायर नहीं आपसे उठ रहा है, और छोटा सा जक लगा करके ऐंठ के एकदम आसानी से पूरा ट्रक उठा दे रहा है, तो वही जो जक लगा वो जक क्या है? मशीन है। तो सरल मशीन देखिए, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है सरल मशीन। एक ऐसा युक्ति है, डिवाइस है, जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर अगर लगा दिए तो अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, स्क्रू जैक, जो ट्रकवा वाला टायर वगैरह चेंज करने के लिए लगाते हैं। उत्तोलक पढ़ेंगे, उत्तोलक। घिरनी देखिए, कुआं से पानी खींच रहे थे, उतना बाल्टी नहीं खींच पा रहे थे, लगा दिए वो घिरनी और रस्सिया वगैरह पर टांग दिया, आसानी से तो पानी खींचा जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वेट वाला। समझ में आया बात? तो ये दोनों तीनों से काफ़ी पता लगा जाए। उत्तोलक हमें जस्ट अभी चर्चा करने जा रहे हैं, आइए उत्तोलक ही है, देखिए
उत्तोलक। उत्तोलक में तीन बिंदु होता है क्या? उत्तोलक से देखिए, उत्तोलक में तीन बिंदु होता है, एक आलम्ब होता है, दूसरा आयास होता है और तीसरा भार होता है। एक आलम्ब होता है, एक आयास होता है और एक भार होता है। काउंटर में देखिए कैंची रखा हुआ हो, काउंटरों में कैंची लाइए तो आलम्ब है, आयास है और भार है। उत्तोलक में तीन बिंदु होता ही है, आलम्ब होता है, आयास होता है और उपरला काउंटर मेरे भाई। देखिए यानी उत्तोलक में तीन बिंदु रहता है, एक आलम्ब होता है, एक आलम्ब होता है, एक भार होता है, एक आयास। जैसे देखिए ये बिंदु है, बीच में एक बिंदु है जहां से स्वतंत्र रूप से घूम रहा, घूम रहा नहीं यहाँ से, तो इस जहां से स्वतंत्र रूप से आसानी से घूम सकता है उसी को आलम्ब कहते हैं, यानी बीच में इसका आलम्ब है। ठीक है, एक तरफ इसका आयास है, यानी जहां से आप बल लगा रहे हैं, ये कागज काटने के लिए बल लगा रहे हैं, ये क्या है? आयास है। यहाँ कागज को रख दे रहे हैं, कचाक से काट दे रहा है, लोड कम पड़ रहा है। अब ये लोहा रख दिए, कटा रहा है जल्दी, तो आगे क्या है? भार पड़ रहा है। एक तरफ भार हो, एक तरफ आयास हो और बीच में आलम्ब हो, उसको कहते प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। चाहे कोई भी उत्तोलक होगा उसमें तीन बिंदु होगा, एक आलम्ब होगा, एक आयास होगा, एक भार होगा। वो कहीं होगा लेकिन जरूर होगा। अब देखिए बीच में आलम्ब है, एक तरफ भार है, एक तरफ आयास है, तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब यही वाला जो आलम्ब है एक किनारे पर आ जाए, यही वाला आलम्ब एक किनारे पर आ जाए, यहां मान के चलिए आ गया, यहां पर, यहां से स्वतंत्र रूप से घूम रहा है ऊपर नीचे, एक किनारा पर आ गया आलम्ब और एक किनारा पर आप लगा रहे हैं आयास और बीच में पड़ रहा है लोड, बीच में पड़ रहा है लोड, तो कौन श्रेणी का उत्तोलक है? दूसरा श्रेणी का। जैसे देखिए मान के चलिए यहां से ऊपर नीचे हो रहा है, यहां से, तो आलम्ब इसका कहाँ है? जहां से स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे ही ना आलम्ब है, एक किनारे पर आलम्ब है, यहां बल लगा रहे हैं यहां, तो इसका आयास कहाँ है? एक किनारे पर आयास है, एक किनारे पर आलम्ब है, एक किनारे पर आयास है, बीच में नींबू रख के चाप दे के निचोड़ दिए, तो बीच में भार पड़ा इसका, नींबू के जगह पर पत्थर रख दिए, छिपाएगा? तो बीच में लोट भार पड़ रहा है, एक तरफ आलम्ब हो, एक तरफ आयास हो और बीच में भार हो, उसको कहते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। जैसे में नींबू निचोड़े के मशीन, यहाँ रहते हैं आराम से ऊपर उठा लेते हैं, यहाँ नीचे बीच में नींबू रखते हैं, चाप देते हैं। जैसे सुपारी काटे वाला सर होता है, बीच में सुपारी रखते हैं, कच कच काट देते हैं। तंबाकू काटे का मशीन, आलम इसका एक किनारा पर है, यहाँ इसका बल लगा रहे हैं और बीच में इसका भार है, फिर तंबाकू खाई नहीं है के बाद है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया। जैसे मान के चलिए कब्ज लगा दरवाजा, कब्ज लगा दरवाजा क्या है सर? जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कब्जा लगा, एगो दूगो तीन गो, मान के चलिए गेट खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, गेट खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, गेट खोल रहे हैं बंद कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है? इसका क्या है? यहाँ हाँ क्या है? आलम है। स्वतंत्र रूप से जहां से घूमेगा वही ना आलम है, यहाँ आलम है। और यहाँ क्या, हम हैंडलिया पकड़े हैं क्या? यहाँ से ना बल लगा रहे हैं, ये आया सा, और लोड कहाँ पड़ रहा है? बीच में भार है। कौन श्रेणी का उत्तोलक है? हाँ, दूसरा श्रेणी का, दूसरा श्रेणी का। कूड़ा फेंके वाला गाड़ी, देखो येगा, चाहे लोहा टीना जूता चप्पल प्लास्टिक सब बेचता है, वो सब लेता है। हाँ, पुरनका मोबाइल वोबाइल ले जाइए, हर एक माल ना कहता है। हाँ, तो वही सब पुरनका मोबाइल दीजिए, और छोलनी ले जाइए, चम्मच ले जाइए, कोई एगो सामान लेके जाइए, गमला भी कहीं कहीं देगा। तो आइए, बेचे वाला जो कूड़ा गाड़ी ढोगे वाला है ना, कूड़ा गाड़ी वाला, वो देखिएगा, तो यहाँ पकड़ ले रहता है, पकड़ ले रहता है। यहाँ क्या है? इसका आयास है। अब छोड़ेगा गड़िया के तो जैसे जैसे खड़ा हो जाएगा, फिर पकड़ेगा तो ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब कि आगे से इसका क्या हो रहा है? आगे इसका क्या है?
छोड़ रहे हैं तो ऊपर हो जा रहा है, पकड़ रहे हैं तो नीचे हो जा रहा है, ये सब मतलब कि आगे इसका क्या है, आलम है, आगे इसका आलम है, आगे आलम है। अब एक तरफ इसका क्या है, आयास है, आलम है आयास है। अब बीचवा में कागज भर ले हैं, दम लेके चल रहे हैं स्पीड में, तो बीच में लोड पड़ रहा है, कौन श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा श्रेणी का। हाँ हाँ, बस बदल जाएगा, दूसरा श्रेणी का हो जाएगा। भार देखिए, भार यहाँ भार है, आगे भार है, कैंचिया पर हुए ना कहे कि आगे भार है, पड़ रहा है लोड, तब प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। एक तरफ भार है, एक तरफ आयास है, बीच में आलम है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, समझ में। अब देखिए चिमटा देखे होइएगा, ऐसे चिमटा रहता है, स्वतंत्र रूप से घूमे वाला कहाँ है इसका, किनारा पर, यानी आलम है किनारे पर, है ना। और रोटी कहाँ रहता है, आगे के पीछे, लोड कहाँ पड़ रहा है, आगे के पीछे, लोड बीच में पड़ रहा है कि आगे के पीछे, कहाँ लोड पड़ रहा है, रोटिया, रोटिया की जगह पर चिमटावा से तवा पलटेंगे, तवा पलटेगा, आगे ना लोड पड़ रहा है जी। भार है, लोड है आगे, अब आलम है पीछे, और बीच में बल लगा रहे हैं, बीच में ना चिमटावा चाप कर रोटियां पलटते हैं, तो बीच में है आयास, बल आयास, ठीक है। और किनारा पर है लोड भार, एक तरफ है आलम, कौन श्रेणी का उत्तोलक, तीसरा श्रेणी का उत्तोलक। हाँ समझ में नहीं है। अब बताइए नेल कटर कौन श्रेणी का उत्तोलक है, नेल कटर बताइए, बढ़िया से सोच लिए, सब कोई देखे है ना नेल कटर। नेल कटर में लोड भार कहाँ पड़ता है, पीछे भार पड़ता है, नाखूनवा के जगह पर लोहा रखिए कटाएगा, आगे ना इसका लोड पड़ रहा है भार, एक तरफ लोड है भार है। और बल कहाँ लगा रहे हैं, बीच में लगा रहे हैं कि पीछे, पीछे बल लगा रहे हैं, तो एक तरफ लोड भार है और एक तरफ बल आयास है, और बीच में से घुमा रहा ईट रहने होने, तो बीच में ना आलम हुआ, कौन श्रेणी का होगा, पहला श्रेणी का। कांटा वाला तराजू कौन श्रेणी का है, सही है। कांटा वाला तराजुआ में टंग जो कांटवा रहता है बीच में नैने होने होता है, तो बीच में क्या है, आलम है। एक तरफ बटखारा रखे हैं यानी आयास, यानी भार पड़ रहा है, ज़्यादा भार दे दिया लटक गया, इसे कम दिया इसे लटक गया, यानी बीच में आलम है, एक तरफ भार एक तरफ आयास है, कौन श्रेणी का, पहला श्रेणी का। साइकिल का मार दिया ब्रेक, कौन श्रेणी का हो गया, बताइए। साइकिलों में यहाँ ब्रेक मारे, एक तरफ क्या हो गया, ये जहाँ ब्रेकों मारे हम पकड़े हूँ क्या है, आयास है या बल लगाए हैं, कमजोर बल लगेगा तो नहीं छिपाएगा, यानी आयास है एक तरफ। और एक तरफ किनारा पर जहाँ रिम में पकड़ रहा है ब्रश, हम नहीं कहते रिम ब्रश पकड़ रहा है, ब्रशवा खिया जाएगा ना रबरवा वाला, तो ब्रेक नहीं काम करेगा, वो ब्रेक से घिस जाएगा, तो है ना। तो एक तरफ है यहाँ लोड पड़ रहा है नीचे, अब एक तरफ जो है कि आप बल लगाए हैं आयास, एक तरफ आयास है और एक तरफ भार है, लोड है, अब बीच में पेडिलवा के पास ऊपर नीचे करे वाला है, आलम है, कौन श्रेणी का उत्तोलक। और चापा कल कौन श्रेणी का है, यहाँ पर क्या है, बल लगा है आयास, और बीचवा में क्या है, आलम, और किनारे पर क्या है, लोड भार पड़ रहा है, कौन श्रेणी का है। समझ में आ गया सब, आ गया। चलिए ये टिक लगा लीजिए फटाक से एकदम। अब बताइए आलम का मतलब समझ में आया है, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक स्वतंत्र रूप से घूम सकता है उसको आलम कहते हैं। आयास उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है वही कोई क्या बल को क्या कहते हैं, आयास। भार उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तीनों बात समझ में आ गया ना जी। उत्तोलक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है, उत्तोलक भी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। और आर्किमिडीज उत्तोलक के सिद्धांत का व्याख्या का नींव रखा था, कौन रखा था, आर्किमिडीज। पॉइंट क्लियर है, क्लियर है ना जी, समझ में आ रहा है ना।
समझें कि आपको समझ में आ गया सब? समझ लें हम, कहीं गलत फहमी में तो नहीं ना है? समझ ले कि समझ में आ गया है? ठीक है। नहीं तो बाद में कहिए कि आपका गलत फहमी है क्योंकि समझ में आ गया। ना ना, ये फोटो तोटो की जरूरत नहीं है आप। कोची चाकू खाली एक एगो ना है जी, चाकू में आलम कहाँ है, भार कहाँ है, अलग अलग रहता तब ना सब। ओकरा में उत्तोलक में तीन चीज होना जरूरी है। अब कहीं कलम कौन सा श्रेणी के, तो सब कुछ थोड़े आएगा जिसमें तीन बिंदु होगा ना वही उत्तोलक कहलाएगा। अब देखिए यांत्रिक लाभ कैसे निकाला जाता है, तो दिया रहेगा ऑलरेडी कि इतना भार है, इतना भुजा है, देखिए दिया रहेगा है ना। तो यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा आयास, या आयास भुजा बटा भार भुजा बराबर निकल जाएगा यांत्रिक लाभ। दिया रहेगा ऑलरेडी कितना है तो क्या होगा। उत्तोलक के प्रकार देखिए, उत्तोलक कितने प्रकार के, अभी तुरंत ना पढ़े हैं जी। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा श्रेणी का और तीसरा श्रेणी का, यही ना। आगे आ जाइए। ये बताना जरूरी है कि इस वर्ग के उत्तोलक में कोई बात नहीं, आलम्ब माने एफ, आयास माने ई और भार माने डब्लू के बीच में स्थित होता है, यानी कि भार और आयास के बीच में आलम्ब होता है, यही ना। अरे भार आयास और जो लोड है और आयास है दोनों के बीच में आलम्ब होता है। इस प्रकार में यांत्रिक लाभ हमेशा एक से ज्यादा होता है। अगर कैलकुलेशन करते हैं तो यांत्रिक लाभ हमेशा एक से अधिक होता है। एक के बराबर भी हो सकता है, अब एक से कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर एक से अधिक होता है। उदाहरण के लिए पहला श्रेणी का उत्तोलक कौन है? कैंची है। पेलास देखे हैं, सणसी देखे हैं, तराजू कांटा वाला, और कील उखाड़े के मशीन वही हथौड़िया जो है, शीश झूला धक्का देकर नहीं जोड़ते हैं झूलवा जी, साइकिल का ब्रेक, हैंड पंप, कौन श्रेणी का सब है? पहला श्रेणी का। पहचान लीजिएगा सही में। आइए दूसरा श्रेणी का उत्तोलक आ जाइए। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम जो एफ है और आयास ई है के बीच में भार होता है। समझ में आ गया बात? दूसरा श्रेणी में लोड कहाँ होता है? बीच में। नींबू बीच में न रखते हैं, सुपारी खैनी बीच में न रखते हैं, तो भार बीच में, एक तरफ आलम है एक तरफ आयास है। इस तरह का दूसरा श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ हमेशा एक से क्या होता है? अधिक होता है। इसका मतलब कि पहला श्रेणी से ज्यादा यांत्रिक लाभ किसका है? दूसरा श्रेणी, क्योंकि इसमें सदैव एक से ज्यादा है, उसमें तो कम भी हो रहा है बराबर भी हो रहा है, तो अभी तक दोनों में ज्यादा यांत्रिक लाभ किसका है? एक का, या दूसरा श्रेणी का। उदाहरण में देखिए सरौता, वही सुपारी काटे वाला, नींबू निचोड़े के मशीन, खैनी काटे के मशीन, एक पहिया कूड़ा गाड़ी, समझाया, कप लगा दरवाजा, कौन श्रेणी का है? दूसरा श्रेणी का है। तीसरा श्रेणी का उत्तोलक समझ में आ गया हो? तीसरा भी, इस वर्ग के उत्तोलक में आलम जो एफ है, आलम जो है ना एफ भार डब्लू के बीच में होता, माने सीधा सीधा कहिए ना, तीसरा श्रेणी में बीच में क्या होता? आयास होता है, और एक तरफ क्या होता है? आलम होता है, और एक तरफ क्या होता है? भार होता है। पढ़े आप? इसका यांत्रिक लाभ सदैव एक से कम होता है। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा यांत्रिक लाभ किसका है? दूसरा का। और सबसे कम यांत्रिक लाभ पहला का, क्योंकि पहला में एक से ज्यादा भी तो हो सकता है, एकरा में सदैव एक से कम है। पहला में एक के बराबर भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। तो यानी तीसरा से तो पहला का यांत्रिक लाभ ज्यादा ही है ना, क्योंकि अधिक भी तो हो सकता है, बराबर भी तो हो सकता है, एकरा में सब दिन कम ही रह सकता है। यानी सबसे ज्यादा यांत्रिक लाभ दूसरा श्रेणी का उत्तोलक का, उसके बाद पहला श्रेणी का, और सबसे कम यांत्रिक लाभ देखिए चिमटा, जैसे कि चिमटा तीसरा श्रेणी का, मनुष्य का हाथ, जैसे ऐसे देखिए, यहाँ क्या है? आलम है, और यहाँ ही क्या है? अरे भाई रोटी रखल है, यहाँ लोड पड़ रहा है भार, बीच में ही क्या है? आयास। कौन श्रेणी का उत्तोलक? किसान का हल, किसान का हल देखे हैं? देखो ये आगे फाल रहता है, ऐसे फाल रहता है आगे, ऐसे आगे क्या पड़ रहा है? आगे पेड़ के जड़ी मिल जाएगा तो बैला खींच पाएगा हर, है ना। आगे क्या है? इसका लोड पड़ रहा है, भार है,
मजबूत जमीन रहेगा तो भाग जाएगा ले ले हर, नहीं बैठ जाएगा बैल। मतलब कि आगे क्या है, भार लोड है। यहाँ पकड़ ले ही क्या है, हाँ ये पकड़ ले ही क्या है। अरे भाई एकरा से हिला रहे हैं ऊपर, जब मान के चलिए नीचे मिल गया ज्यादा मजबूत तो उठा लिए, तो यहाँ से ना कंट्रोल आलम ही ना हो गया जी। यहाँ हो गया आलम, यहाँ हो गया भार, बीचवा में नहीं लग रहा हरवा तो पैर चाप रहे एकदम कि और जाओ गड़ जाओ जमीन में। तो यहाँ ना लगा रहे हैं, ये क्या है, आयास है। अरे भाई बीच में आयास है, हल नहीं देखे हैं, आगे फाल है तो ये कन्फर्म है ना कि क्या है, लोड है। और लगाना यहाँ पकड़ते हैं ना, लगना उठा लेते हैं, कोई बैल भागने लगता है तो हे हो करते रह जाते हैं, हे हो करते रह जाते हैं, उठा लेते हैं नहीं यहाँ से पकड़ के। तक यहाँ घुमा रहा है ऊपर नीचे स्वतंत्र रूप से, कहाँ से घूम रहा है, यहाँ से। तो आलम क्या है, यहाँ है, अब आगे है लोड। आप बीच में हलवा रहता है, यहाँ थोड़ा मोटा रहता है, क्यों, क्योंकि ज़्यादा गहराई में जाए, ओकरो से नहीं होता तो पैरवा से चापते हैं ना जी, कि और गड़ जाए। समझ में आ रहा है बात, नहीं आ रहा है। तो आ गया भार, आलम, आयास। कौन श्रेणी का किसान का हल, तीसरा श्रेणी का। समझ में आ गया, आया कि ना आया, आ गया। जो लगा रहे हैं आप बल ना, वो है आयास। तो यहाँ से तो घूम रहा है ना ऊपर नीचे, बीच में से थोड़े ऊपर नीचे घूमता है, घुमाते हैं कहाँ से घूमता है, स्वतंत्र रूप से जहाँ घूमता है वो आलम है ना। तो लगाने से ना ऊपर नीचे घूमता है, यहीं से ना। यहाँ थोड़े आप बल लगा रहे हैं, बल लगाबो कर दे तो बीच में लगता है, चापते हैं ना इसको भी तो बीच में लगता है, थोड़े ऊपरे लगता है, ऊपरे लगा तो टूट ही जाएगा। तो किसान का हल तीसरा श्रेणी का उत्तोलक है। क्लियर है, न समझ में आया। आगे ये गुरुत्वीय केंद्र हेडिंग होगा। किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु है जहां वस्तु का समस्त भार काम करता है। जैसे हम अभी खड़े हैं तो हमारा समस्त भार नीचे स्टेज पर काम कर रहा है, तो मेरा गुरुत्व केंद्र समस्त भार है ना, नीचे की ओर है, आ रहा समझ में। तो यहाँ समस्त भार नियंत्रण होता है उसी को गुरुत्व केंद्र का, जिस वस्तु का गुरुत्व केंद्र जहां वस्तु का समस्त भार काम करता है, चाहे वस्तु किसी स्थिति में रख जाए। अगर पूरा शरीर के खाली बात करें तो शरीर का गुरुत्व केंद्र नाभिक होगा, खड़ा रहिए तब वो बीच बीच सेंट्रल यही है, लेटी हो जाइए सूती हो जाइए तो गुरुत्व केंद्र नाभिक से लिया आएगा। तो चाहे सूत जाए, चाहे बैठ जाए, चाहे लेट जाए, तो वही करे जिस स्थिति में रखी जाए। वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे होता है। वस्तु का भार जो गुरुत्व केंद्र के, तो हमारा भार नाभिक से नीचे है कि ऊपर है। अगर नीचे भार नहीं पड़ता तो नीचे केला मिलने पर केला कचरा कहा जा रहा है, टमाटर मिलने पर टमाटर कुचा कहा जा रहा है, इसका भार नीचे लग रहा था ना। और ना तो कभी कभी धर के हुमच दे रहे हैं एकदम, तो नीचे ना। तो गुरुत्व केंद्र से भार हमेशा वही होता है। चाहे वस्तु आगे देखिए कह रहा है कि वस्तु का भार गुरुत्व केंद्र के ठीक नीचे होता अतः गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर ऊपरी भूमुखी बल लगाकर हम वस्तु को संतुलित रख सकते हैं। जितना भार नीचे लग रहा है उतना ऊपर लगा के संतुलित रख सकते हैं। अगर भार नीचे जितना हम लगा रहे हैं, नीचे वाला जमीन उतना नहीं लगाता तो खड़ा रह पाएंगे, दलदल में जाता तो आदमी फंस जाता है, खड़ा रह पाता है, धंसते जाता है। तो गुरुत्व केंद्र के नीचे भार जो लगता है उतना अगर ऊपर अगर बल लगाएंगे तो किसी वस्तु को खड़ा रख सकते हैं, संतुलित अवस्था में रख सकते हैं, यही ना। चलिए आइए संतुलन के प्रकार। संतुलन 3 प्रकार का होता है, अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। संतुलन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन और उदासीन संतुलन। समझ में आ रहा है बात। गिलास सब कोई देखे है ना गिलास, बहुत लोग सोच में पड़े गिलास क्या होता है। अरे भाई भाई देखिए ऐसे है ना, इसको यहाँ करके छोड़े, यहाँ करके ऐसे छोड़े, फिर यहीं हो गया। इसको हल्का इसका विस्थापित करके छोड़े, फिर वहीं चला गया। इसका मतलब इस संतुलन अस्थायी संतुलन है। कौन संतुलन है। और इसको नीचे किए, ऐसे नीचे करके छोड़े तो ऊपर जाने के प्रयासों न किया। फिर से मैटर समझिए,
ये ऐसे था, इस पर विरूपक बल लगाए, बाह्य बल लगाए, थोड़ा सा करके छोड़े, वहीं खड़ा हो गया। इसका मतलब टेम्परवरी है ही, छोड़े तो वहीं चला गया, टेम्परवरी। टेम्परवरी है ही माने अस्थाई, अस्थाई नहीं कहेंगे इसको। ऐसे किया, छोड़े वहीं चला गया, टेम्परवरी है ही। बांस के पेड़ को नीचे खींच के छोड़े, नीचे आए तो जब तक पकड़ लेते ठीक है, छोड़े वहीं चल गया, टेम्परवरी अस्थाई संतुलन है। हाँ, कौन संतुलन होगा? बात बोलिएगा झूठ। यदि किसी वस्तु को उसकी भी संतुलित स्थिति थोड़ा भी स्थापित कर दे और बल हटाते ही पुनः पूरी स्थिति में आ जाए तो उसी संतुलन को क्या कहते हैं? यानी परमानेंट। बांस के टहनी को नीचे खींचे और छोड़े तो फिर वहीं चला गया, कौन संतुलन है? अस्थाई, परमानेंट। अब देखिए, इसको हल्का करके छोड़े वहीं चला गया, कौन है? अब लेकिन इसको ऐसे करके छोड़े यहीं रह गया, क्या है? मैटर फंसेगा। यहाँ करके ऐसे छोड़े ना तो जाने का प्रयास किया लेकिन वहां नहीं पहुंच पाया, माने यहाँ ऐसे करके छोड़े यहाँ तक चल गया लेकिन वापस दोबारा खड़ा नहीं हो पाया, इसको कहेंगे अस्थायी संतुलन। लेकिन अगर ऐसे छोड़ दिए यहीं अपना, जहां छोड़े ना ऐसे करके तो यहीं रह गया, ये उदासीन। ना समझे? अच्छा, अस्थाई समझ में आया? बांस को नीचे खींच के छोड़े फिर वहीं चला गया, गिलास को नीचे करके छोड़े फिर यहीं चला गया, अस्थाई। चलिए आगे देखिए, आ जाएगा अस्थाई संतुलन। जब तक नहीं देखिएगा नहीं समझ में आएगा। देखिए, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलित अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करिए, हल्का विस्थापित करिए, पुनः संतुलित की अवस्था में न आए, इसे क्या कहते हैं? अस्थाई संतुलन। मैंने नहीं आया, मैं ऐसे करके छोड़े, आया नहीं है लेकिन प्रयास किया, बांसवा नीचे खींच के छोड़े, दोबारा वहां नहीं गया लेकिन आधा दूर चल गया, नहीं समझे? वहां चल जाता तो अस्थाई संतुलन था, वहां नहीं गया, आधा दूर गया लेकिन पूरा वहां नहीं गया, तो कौन है? अस्थाई संतुलन है समझ में? यानी कि पुनः संतुलन की अवस्था में ना, उसी को अस्थाई संतुलन कहते हैं। छोड़े इसे, दोबारा वहां नहीं गया, ये इतना पर आके रख गया, अस्थाई संतुलन है। वही उदासीन संतुलन, इसको यहाँ करके छोड़े, जाने का प्रयासों नहीं किया, वहीं सिमट गया, बांसवा का नीचे खींच के छोटे, नीचे ही सट गया, कौन संतुलन है? यदि वस्तु को संतुलित की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करिए, गुरुत्व केंद्र से ऊंचाई पर बना रहता है तथा थोड़ा देर पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाता है, वहां जाने का प्रयासों नहीं करता, तो इसी को क्या कहते हैं? उदासीन संतुलन। समझ में आया? विस्थापित किए, छोड़े, वापस चला गया, कौन संतुलन? विस्थापित किए, छोड़े, वापस चला गया, कौन संतुलन? स्थायी। विस्थापित किए, नीचे ही रह गया, उदासीन। विस्थापित किए, जाने का प्रयास किया लेकिन पूरा नहीं गया, अस्थायी। क्लियर है? समझ आ गया। आखिर अस्थायी संतुलन यानी कि प्रारंभिक स्थिति में कब चल जाएगा, उसके लिए कंडीशन है। अस्थायी संतुलन के लिए शर्त है, कंडीशन है, तभी अस्थायी संतुलन हो सकता है। पहला कंडीशन देखिए, वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक नीचे होना चाहिए, वस्तु का गुरुत्व केंद्र नीचे होना चाहिए। पी लीजिए, कोई बात नहीं, कोई पी लीजिए। वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक नीचे होना चाहिए, तब जाकर के अस्थायी संतुलन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। वस्तु का गुरुत्व केंद्र नीचे होना चाहिए, कोई बात नहीं है। वस्तु का गुरुत्व केंद्र नीचे होना चाहिए। अगर इसको यहाँ से करके छोड़ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ आ गया, ऐसे करके छोड़े फिर वापस प्रारंभिक में आ गया, इसका मतलब है कि इसका गुरुत्व केंद्र नीचे होना चाहिए, अधिक से अधिक आधार पर होना चाहिए, तब जाके अस्थायी संतुलन हो सकता है। अगर ऊपरे रहेगा गुरुत्व केंद्र तो नीचे करके छोड़ेंगे तो भार नीचे ही काम करने लगेगा, तो कभी जाएगा वहां। तो इसका गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, तब जाकर के अस्थायी संतुलन हो सकता है। समझ में आया बात? दूसरा कंडीशन क्या है? गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरना चाहिए। जो गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा है, या जो गुरुत्व केंद्र ज्यादा नीचे से, छोड़े यहाँ आ गया, गुरुत्व केंद्र से अगर बीच में इसका गुरुत्व केंद्र है तो नीचे से जो ऊर्ध्वाधर रेखा इसे ही बोला है, ये आधार से होकर गुजरना चाहिए ऐसे, तब जाकर नीचे ही खड़ा रहेगा। ये आधार से नहीं गुजरेगा तो खड़ा रहेगा ना, रहेगा। तो दोनों कंडीशन याद रखिए अस्थायी संतुलन, परमानेंट संतुलन होने के लिए। आगे घर्षण के नाम सुने कहीं? झूठ मत बोलिएगा, सुने होइएगा नहीं? घर्षण के कारण खराब हो गया, घिस गया मशीन। देखिए घर्षण,
एक प्रकार का बल ही है, घर्षण भी एक प्रकार का बल है, घर्षण बल, जो सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण भी सदैव गति के विपरीत दिशा में लगता है। इसका मतलब क्या है सर, इधर से धक्का दे रहा है, रगड़ा, दो वस्तु का अगर स्पर्श में अगर है तब ये घर्षण हो सकता है ना, तो स्पर्श में नहीं है तो घर्षण, धक्का दे रहे आगे, एक विपरीत, निचला क्या है, इसका विपरीत है कि एक डायरेक्शन में विपरीत, तो घर्षण दो बल एक साथ लगे और दोनों एक दूसरे के विपरीत लगेगा तब ये घर्षण बल है, नहीं तो घर्षण बल नहीं है। अगर दोनों एक डायरेक्शन में लगेगा, यूं आगे तो आदमी चल पाएगा, फिसल जाएगा ना जी। देखिए, तो घर्षण बल का मान सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, एरिया पर निर्भर नहीं करता, उस सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। मान के चलिए केला का छिलका एकदम बिछा दिए पूरा रूम में, तो पर पैर रखेंगे तो नहीं फिसलेगा, और केला के एक छिलका पर पैर रखेंगे तो नहीं फिसलेगा, फिसलेगा। तो उसका क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, केला का जो नेचर है, प्रकृति, उस पर निर्भर करता है, समझे। यानी पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, उसका क्षेत्रफल पर निर्भर। अब मान के चले गिट्टी रख दिए हैं, गिट्टी छोटे छोटे बहुत सारा गिट्टी, ओकरा में फिसलेगा, जाम करके, ऐसा नहीं कि गिट्टी रख दी तो पलटे वाला गिट्टी, अच्छा से जाम कर दिए, खुरदरा बना दिए, उबड़ खाबड़ कर दिए, तो घर्षण होगा ना उस पर, मतलब उस पर फिसलेगा। तो वही बात कह रहा है कि पदार्थ के प्रकृति पर घर्षण निर्भर करता है, पदार्थ के एरिया पर नहीं, क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता, यह तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। घर्षण होता है तो ऊर्जा में क्षय नहीं होता, बस वही ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाता है। एक ऊर्जा का विनाश थोड़े होता है, एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तित होता है। घर्षण के प्रकार देखिए, दो सतह टच होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए, तभी ना घर्षण है। पहला स्थैतिक घर्षण, कौन घर्षण है, पिंड की स्थिर अवस्था में जो घर्षण होता है उसी को स्थैतिक घर्षण कहते हैं। कहीं क्या क्या कह दिए सर, स्थैतिक घर्षण, जैसे देखिए दोनों एक दूसरे के टच में, सटल एकदम, ये घर्षण कर रहे हैं, कौन घर्षण है, स्थैतिक घर्षण। कौन घर्षण है, स्थैतिक घर्षण। समझ में आ रहा बात, नहीं समझ में आ रहा, इधर से ही कर रहा है, इधर से ही कर रहा है, दोनों कर रहा है, कौन घर्षण है, स्थैतिक घर्षण। देखो ये मशीन उशीन रहता है ना, ये गन्ना गन्ना का जूस जो निकालता है, नीचे लो घूमता है, ऊपर लो घूमता है, दोनों एक दूसरे को दांता रहता है, दांता पकड़ ले रहता है, इधर करेगा ही उधर करेगा ही, करेगा नहीं से, हाँ, तो कौन घर्षण है, स्थैतिक घर्षण। दोनों दांता पकड़ ले, दो एक के बार लग रहा है, स्थैतिक घर्षण, दोनों संपर्क में, टच में, स्थैतिक घर्षण है। आगे देखिए सीमांत घर्षण, चारों प्रकार में सीमांत नहीं जरूरी है, गतिज घर्षण जरूरी है, इसी को सर्पी घर्षण कहते हैं। डायरेक्ट फिसलने की अवस्था में, जैसे इधर से गया, केला का छिलका मिला, फिसल गया, घर्षण वहां भी है, लेकिन कौन घर्षण है, गतिज घर्षण है, सर्पी घर्षण है, वहां काम नहीं किया, कमजोर घर्षण है वो, नहीं, फिसल गया, आदमी गिर गया। और लोटनी घर्षण, सिलेंडर लुढ़का के ले जा रहे हैं, सिलेंडर को लुढ़का के ले जा रहे हैं, तो जमीन और सिलेंडर दोनों है ना, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं लग रहा है घर्षण, सिलेंडर लुढ़का रहे हैं आगे, जमीन दे रहा पीछे, लोटनी घर्षण हो गया। तीनों घर्षण महत्वपूर्ण है, पिंड के लुढ़कने की अवस्था में लोटनी घर्षण उत्पन्न होता है। सबसे ज्यादा कौन घर्षण का मान होता है, और उसके बाद, और सबसे कम, ये तीनों घर्षण आपको जरूरी है। सबसे ज्यादा स्थैतिक घर्षण का मान होता है, और सबसे कम लोटनी घर्षण का। आगे आ जाइए, ये गुणांक ये सब ना पूछेगा, आगे आइए ना, नहीं पूछेगा, टेंशन मत लीजिए। घर्षण गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है। घर्षण गुणांक मात्रक विहीन होता है, इसका मात्रक नहीं होता, बीमा विहीन राशि है, इसका बीमा भी नहीं होता। घर्षण बल के अधिक किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक, माने घर्षण बल के अधीन किया गया काम क्या होता है, ऋणात्मक होता है। आगे आ जाइए। अब घर्षण बल से लाभ भी होता है, हानि भी होता है, समझना है आपको। घर्षण बल से लाभ क्या है, तो घर्षण बल से लाभ है कि आप चल सकते हैं आसानी से, घर्षण नहीं रहेगा तब खड़ा हो पाएंगे, घर्षण है तब आप आगे लगा रहे हैं, आप दौड़ रहे हैं, घर्षण नहीं रहेगा तो दौड़ पाएंगे। बालू में देखिएगा कि आप लगाएंगे आगे, बलुइया खींचेगा पीछे,
होता है ना ऐसा? बर्फ पर चलेंगे तो फिसल जाएंगे, क्योंकि आप ही लगाएंगे आगे, बर्फ हो आ गई। विपरीत लगाता तब ना जी, फिसल जाता आदमी। तो घर्षण बल है, घर्षण के कारण ही खड़ा रह सकते हैं, घर्षण के कारण ही चल सकते हैं। बिना घर्षण के आप खड़ा होकर चल नहीं सकते, बैठियों का नहीं चल सकते। तो घर्षण से लाभ है, नहीं लाभ है? घर्षण से लाभ है कि टायर में घर्षण होगा तभी टायर आगे बढ़ रहा है। घर्षण नहीं होता, प्लेन हो जाता तो फिसलने लगता, चक्का आगे बढ़ता है। देखो ये कीचड़ में चक्का घूमने लगता है, घर्षण ज्यादा होने के कारण कि घर्षण नहीं होने के कारण? वे थोड़ा थोड़ा कम से कम घर्षण होते रहता तो आगे बढ़ते रहता। कीचड़ में घर्षण पैदा बढ़ाने के लिए उसमें केबिन लगाते हैं, नहीं लगाते हैं? उसको क्या बोलते हैं? कैचबिल बोलते हैं। ट्रैक्टर में नहीं जोताई करते समय कैचबिल लगाते हैं लोग, ताकि घर्षण बनाए, है ना, क्योंकि चक्का गोले गोल घूमने लगता है। आज समझ में? तो घर्षण से ही लाभ हो। घर्षण से हानि क्या है? घर्षण से हानि है कि मशीन रगड़ा रहा है, मशीन रगड़ा रहा है तो टूट फूट ज्यादा हो रहा है, महंगा महंगा सामान टूट जा रहा है। घर्षण से हानि क्या है? तो रगड़ा रहा है, तो रगड़ा रहा है तो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, गर्म हो जा रहा है, जिससे धातु गर्म होने पर टूट जाता है। इसीलिए ट्रैक्टर जोताई करते समय बहुत देर तक बोनट खोल के छोड़ देते हैं लोग, कुछ ठंडा आ जाए, कारण कि ज़्यादा गर्म रहेगा तो घिसाई उसाई ज़्यादा होगा। तो हानि भी है घर्षण से और लाभ भी है घर्षण से। कार्य ऊर्जा शक्ति हेडिंग, आइए कार्य पहले। कार्य की माप लगाए गए बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला खाली याद रखना इसका। कार्य कैसा राशि है? अदिश राशि है। कार्य कैसा मात्रा क्या होता है? जूल। यानी कार्य बराबर, ये फॉर्मूला याद रखिए, वही डिफिनेशन हो गया। बल गुने विस्थापन बराबर क्या होता है? कार्य। यही ना? बल लगाए, धक्का दे दिए, खिसक गया, तब वो काम हुआ है, तो कार्य का जीरो हो गया। जैसे दीवार को धक्का दिए, दीवार टसो मस नहीं हुआ, धक्का दिए कुछ नहीं हुआ, तो कार्य क्या है? जीरो। धक्का दे के 5 मीटर घसका दिए तो कार्य हुआ कि ना हुआ? तो जितना विस्थापन हुआ उतना गुने जितना बल लगाए बराबर क्या हो जाएगा? कार्य। क्लियर है? यदि बल एफ है और विस्थापन एस है तो मध्य थीटा कौन बनता है? तो डायरेक्ट कहिए ना, कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा फॉर्मूला होता है। कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा। अच्छा, कॉस 90 डिग्री के मान क्या होता है? जीरो। तो कॉस 90 डिग्री के मान जीरो, तो जीरो में कितना भी बल लगाएंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा? जीरो। तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? अगर कुल्ली जो है ऊपर सिर पर बैग ले लिया है, तो बैग ले लिया सिर पर, तो बैग लिया सिर पर, तो सिर और बैग दोनों के बीच कितना डिग्री के एंगल है? 90 डिग्री के एंगल है। तो 90 डिग्री के कौन है? तो 90 डिग्री पर कितना हूँ बल क्यों ना लगा दे, कहे ना 50 न्यूटन के बल लगा दे, तो यानी 50 न्यूटन के बल लगा देंगे तो कोस 90 डिग्री के मान जीरो है, तो यानी बल कितना हूँ लगा दिए, अगर 90 डिग्री का मान जीरो हो गया तो जीरो गुने बल बराबर जीरो, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। तो कुली सिर पर बोझ ढो रहा है तो किया गया कार्य क्या होगा? जीरो, शून्य होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेन पर से उतार के पहुंचा दिया, प्लेटफॉर्म पार कर दिया तो काम जीरो है इसलिए पैसा नहीं देंगे, जाओ। नहीं, काम जीरो है इसका मतलब फिजिक्स के हिसाब से पैसा नहीं ना लेगा जी। कहे कि वहां से लाकर यहाँ पहुंचाए हैं आपका, है ना, विस्थापन हुआ है इसलिए विस्थापन के हिसाब से पैसा दीजिए। हमको ये वाला मत देखिए कि हमारे काम किया कि नहीं। तो वस्तु और कुली के बीच किया गया, वो कुली के सिर के बीच किया गया कार्य जीरो है, लेकिन यहाँ से सामानिया ढो के वहाँ पहुँचा कर नीचे रख दिए, तो प्लेटफॉर्म 1 नंबर से प्लेटफॉर्म 10 नंबर पर पहुँचा दिए, तो विस्थापन हो गया ना। विस्थापन गुने बल बराबर कार, विस्थापन गुने बल बराबर कार, का दीजिए 200 रुपया, काम किए। है समझ में? आइए अब देखिए, विस्थापन अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री का कौन, 90 डिग्री का अगर कौन बनाएगा, 0 डिग्री का कौन बनाएगा? देखिए, बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री का कौन बना लिया, कुल्ली समान रखा, 90 डिग्री का कौन बना लिया, किया गया कार्य क्या होगा? शून्य। जैसे अगर कोई कुल्ली मान के चलिए 50 kg के समान है, कोई भार लेकर चल दिया मीलों दूर, माने 5-6 किलोमीटर भी चल गया, 1600 मीटर में होता है 1 मील दूरी यात्रा कर लिया, तो काम क्या होगा उसका? शून्य होगा, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? 90 डिग्री है। वो 10 किलोमीटर दूर चल गया तो किया गया कार्य क्या है? शून्य है। समझ में? बल और विस्थापन को अगर 0 डिग्री का कोण हो जाएगा तो किया गया काम क्या होगा? अधिकतम। कोस 0 डिग्री के मान कितना होता? क्या 1 से भी ज्यादा हो सकता कोस के मान? नहीं, तो इसका अधिकतम कार्य क्या हो जाएगा जब 0 डिग्री का कोण बनाएगा? तो यही ना,
आगे आ जाइए। किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। किया गया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। आगे आ जाइए। ऊर्जा, किसी वस्तु की काम करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। नहीं कहते कि अब मेरे से ना होगा, अब कल करेंगे, क्षमता समाप्त हो गया, यानी ऊर्जा खत्म, अब खाना वाना खा के करेंगे, खत्म हो गया। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसकी सही मात्रा क्या है? जूल है। कार द्वारा प्राप्त ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। जो काम करने से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वो कौन ऊर्जा है? यांत्रिक ऊर्जा है। ऊर्जा कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। हाइट होगा वो स्थितिज ऊर्जा है, जिसमें हाइट होगा वो स्थितिज ऊर्जा हो, जिसमें गति होगा वो गतिज ऊर्जा है। पहले गतिज ऊर्जा देखिए, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण काम करने की जो क्षमता आती है उसी को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। पंखवा गति में है, यही के कारण हाथ काट देता है, तो गति के कारण जो काम करने की क्षमता आया वो क्या ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है। यदि द्रव्यमान एम वस्तु का चाल अगर अगर भी है, भी वेग से अगर कोई चल रहा है तो गतिज ऊर्जा फॉर्मूला खाली याद रखिए, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। ऑलरेडी दे रखेगा, है ना। अब मान के चलिए भी दिया है, एम नहीं दिया है, तो गतिज ऊर्जा का मान नहीं निकल जाएगा। हाँ, गतिज ऊर्जा दिया रहेगा तब। मान के चले गतिज ऊर्जा दे दिया है, भी दिया है, एम नहीं दिया तो ना निकलेगा। चाहे भी ए नहीं दिया है, एम दिया है और गतिज ऊर्जा दिया तो ना निकलेगा, निकल जाएगा ना। अच्छा, मान के चलिए, अच्छा ठीक है, आगे अगला पॉइंट में देख लिए। इधर उलट पलट का भी पूछ सकता है, याद रखिए ये। अगर बल दिया है, बल दिया है और त्वरण दिया है, एकरा में अगर ये वाला क्वेश्चन में बल दिया त्वरण दिया, गतिज ऊर्जा पूछ रहा, तो बल दिया त्वरण दिया गतिज ऊर्जा, मैंने गतिज ऊर्जा कहने का मतलब दे दिया, बल दे दिया और त्वरण दे दिया, तो क्या गतिज ऊर्जा माने भी निकलेगा? ए बराबर ए में से ए निकाल लेंगे। फिर से देखिए, ए बराबर फॉर्मूला होता है ना ए में, अगर यहां से ए दिया है और एफ दिया है, एम निकाल लेंगे, यहां से एम निकाल के यहां पुट कर देंगे। अगर कहने का मतलब ऑलरेडी त्वरण दे रखेगा, त्वरण दे रखेगा, बल दे रखेगा, गतिज ऊर्जा दे रखेगा, एम नहीं दिया रहेगा, तो क्या निकाल सकते हैं? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा जी, निकल जाएगा। तो वहां लिंक करेगा कोई ना कोई से रिलेशन करके। यदि दो पिंडों की गतिज ऊर्जा एक समान है तो अधिक द्रव्यमान वाले जो पिंड होगा कम वेग वाले पिंड का संवेग अधिक होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा है। यदि दो पिंडों का गतिज ऊर्जा अगर एक समान है, एगो छोटा कार है एगो ट्रक है, दोनों का गतिज ऊर्जा अगर एक समान है, दोनों का गतिज ऊर्जा एक समान है, तो अधिक द्रव्यमान वाले जो होगा यानी ट्रक जो होगा, कम वेग वाले पिंड का संवेग अधिक होगा। कैसे सर? अधिक द्रव्यमान वाले और कम वेग वाले पिंड का संवेग क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि कम वेग है तो द्रव्यमान न ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है कम वेग है तो वह मेकअप करेगा। अरे भाई ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है, वेग कम है तो गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगा। कम वेग द्रव्यमान ज्यादा, तो वेगवा कम हुआ लेकिन द्रव्यमान ज्यादा हो गया, तो गतिज ऊर्जा हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तब वेग कम है लेकिन द्रव्यमान ज्यादा है, मेकअप हुआ। एक वेग ज्यादा है द्रव्यमान कम है, वेग ज्यादा है द्रव्यमान कम है, तो इसका संवेग क्या होगा? कम होगा। संवेग कम होगा कब? जब द्रव्यमान कम और वेग कम, जब द्रव्यमान कम और वेग कम हो तो संवेग भी कम हो जाएगा, और ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि संवेग P बराबर एम भी होता है, एम भी होता है। एम का मान बढ़ेगा तो संवेग भी बढ़ेगा ना, तो ट्रक में ज्यादा द्रव्यमान है तो संवेग भी ज्यादा बढ़ेगा, नहीं? वही द्रव्यमान कम है कार में तो संवेग भी कम होगा। जेकर द्रव्यमान ज्यादा, जेकर द्रव्यमान ज्यादा, वही देखिए कह रहा, अधिक द्रव्यमान वाले और कम वेग वाले पिंड का संवेग ज्यादा होगा, ठीक है। और द्रव्यमान कम, द्रव्यमान कम और वेग ज्यादा, संवेग उसका कम होगा, यानी कार का संवेग कम होगा अपेक्षाकृत ट्रक से। आइए
स्थितिज ऊर्जा आ जाइए। जब किसी वस्तु में विशेष अवस्था या स्थिति के कारण जो काम करने की क्षमता आ जाती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में डायरेक्ट पूछता है कौन ऊर्जा होता है? घड़ी, चाबी वाली घड़ी में संचित ऊर्जा कौन ऊर्जा? तना हुआ स्प्रिंग में, तना हुआ कमानी धनुष में, तना हुआ रबर बैंड में, कौन ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mgh, है ना? जहाँ जी बराबर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। छोटा जी के मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। चलिए, जहाँ एम द्रव्यमान है और जी गुरुत्वीय त्वरण है और एच ऊंचाई है। ऊर्जा संरक्षण के नियम आ जाइए। ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरा रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जब भी कोई ऊर्जा किसी रूप में विलुप्त होती है तब ठीक उतना ही ऊर्जा कोई अन्य रूप में प्रकट भी हो जाता है। ठीक है। अतः विश्व की संपूर्ण ऊर्जा का परिमाण क्या स्थिर है, फिक्स है एकदम, क्योंकि बस एक रूप से दूसरा रूप में बदल रहा है तो उतना ही ना ऊर्जा, ना तो विनाश हो रहा है, ना नष्ट हो रहा है, ना परिवर्तन हो रहा है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। सीधा सीधा कहीं ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो विनाश होता ना तो उत्पन्न होता, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल में देखिए, जनरेटर चला रहे हैं डायनेमो, डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा जैसी खपत हुआ किसमें बदल गया उतना? विद्युत ऊर्जा में। यानी डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। मोमबत्ती आसानी को प्रकाश भी और ऊष्मा भी देता है। माइक्रोफोन जिसमें हम पढ़ा रहे हैं, मेरा ध्वनि को किसमें बदल रहा है? विद्युत में बदल रहा है। लाउड स्पीकर जो पीकर लगा हुआ है, विद्युत को किसमें बदल रहा है? सोलर सेल सौर ऊर्जा को, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को, पहले टोका फंसाते हैं मोटर में तो विद्युत ऊर्जा को किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा में। जो बैटरी विद्युत सेल है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, बजाने वाला। संवेग और गतिज ऊर्जा में रिलेशन पूछ सकता है। गतिज ऊर्जा बराबर संवेग स्क्वायर बटा 2m, यही ना? जहाँ पी क्या है? संवेग है। इसको ये भी कह सकते हैं पी बराबर एम भी। मतलब कि अगर संवेग को दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? देखिए इस हिसाब से संवेग दुगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना। चलिए, और दो वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग है। दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु अगर संवेग इसका समान हो तो गतिज ऊर्जा हल्का का क्या होगा? अधिक होगा। क्योंकि गतिज ऊर्जा ज्यादा है तब है ना संवेग समान हुआ, द्रव्यमान कम है तो द्रव्यमान कम है इसका मतलब गतिज उसका ज्यादा होगा, तब है ना समान संवेग दिया। अजय शक्ति काम करने की दर को क्या कहते हैं? देख शक्ति बराबर W बटा T, काज बटा समय। शक्ति का सही मात्रा क्या होता है? वाट। शक्ति बराबर काज बटा समय कह सकते हैं या जूल पर सेकेंड कह सकते हैं या शक्ति का वाट भी कह सकते हैं। नहीं, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, 1 मेगावाट बराबर डेका हेक्टो किलो मेगा 10 के पावर 6 वाट ना। शक्ति का एक और मात्रक है, कौन है? अश्व शक्ति HP। अश्व शक्ति का इकाई जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। वही व्यापारिक मात्रक हो गया शक्ति का HP, है ना? कमर्शियल मात्रक। एक अश्व शक्ति में कितना वाट? 746 वाट। आगे आ जाइए। 1 किलोवाट में कितना अश्व शक्ति? 1.34 HP, वही अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। एक वाट घंटा में कितना जूल? 3600 जूल। या कह सकते हैं 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल? 3 पॉइंट। अच्छा, तो 2 किलोवाट घंटा में कितना जूल? 2 से गुना कर देंगे। 3 किलोवाट में कितना जूल? तो 3 से गुना कर देंगे, यही ना? चलिए आगे आ जाइए। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, जिन्हें
सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? एक यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। वाट, किलोवाट, मेगावाट, हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक है। लेकिन वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा कार्य या ऊर्जा का मात्रक है। दोनों ध्यान रखिएगा। इतना ही रखा जाए। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण की चर्चा हम लोग अगला क्लास में करेंगे।